तो ये अमृत काल किसी और के लिए होगा, हमारे लिए तो जो दलित समाज है उसके लिए तो विष काल है, उसको विष मिला है। मैं अभी कुछ बोलूँ तो FIR हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, पता है ना आपको। लेकिन संसद मार्ग पर संविधान जला दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा हो गई, ये भी कहा जाता था इनकी बेटी होती तो चमार के यहाँ ब्याह करती, है ना, और सरकारी दामाद कहे जाने लगे थे। तो इंदिरा गांधी का देन था ये सब। गरीब भारत ने सब कुछ दिया, अमीर भारत सब कुछ छीन रहा है, यही बात है बेसिकली। तो ये मनुस्मृति वाला जो RSS का और बीजेपी का जो संविधान है, कास्ट को फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहती है। मथुरा में क्या हो रहा है, घोड़ी पे जा रहा है, मार दे रहा है? तो उस पर बीजेपी RSS वाले क्यों नहीं? मोहन भागवत का बयान आया है कभी इस पर? तो डुबकी का आंकड़ा बताएगा, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं होगा, इसका सर्वे नहीं होगा। तो मैं इंडियन रिपब्लिक के साथ हूँ और इनसे लड़ूंगा, वैचारिक लड़ाई होगी हमारी। लेकिन फिर मुकदमे होंगे आप पर। तो होंगे, आप लोग हैं ना, आप लोग दिखाइएगा। ये कैसी सियासत मेरे मुल्क पर हावी है। इंसान से इंसान जुदा है, लेकिन धर्म की सियासत का नशा चारों ओर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दलित, शोषित या फिर मुसलमान वर्ग के लोगों की स्थिति क्या है मौजूदा राजनीति में और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये सवाल कई बार उठते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, खासकर दलित समाज को लेकर, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। अमृत काल कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इस अमृत काल में दलितों की स्थिति कुछ बदली है या वही पुराने हालात में दलित अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर है? मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस पूरे विषय पर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी, या फिर ये कहें कि दलित बेबाक और दबंग प्रोफेसर मेरे साथ हैं। इसलिए कह रही हूँ मैं परिचय में ऐसा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं विवादों से घिरने के बावजूद भी सत्ता में आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की ताकत डॉक्टर रतन लाल जी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। 4 PM चैनल पे शायद हम पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल जी, आप प्रोफेसर हैं। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक प्रोफेसर की नज़र से राजनीति कैसी दिखती है और ख़ासकर मौजूदा समय की राजनीति में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? अभी हिंदू राष्ट्र का हमला भारतीय गणराज्य पे, तो भारतीय गणराज्य और हिंदू राष्ट्र आमने सामने जी। और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अमृत काल। तो अमृत काल जब विष का मंथन हो रहा था तो अमृत किसके पास गया था और विष किसके पास आया था जी। तो देवताओं को अमृत मिला था और असुरों को विष मिला था। तो ये अमृत काल किसी और के लिए होगा, हमारे लिए तो जो दलित समाज है उसके लिए तो विष काल है, उसको विष मिला है। और जो मिला है आपके सामने है। संविधान किसने जलाया था? नेहरू और अंबेडकर के पुतले किसने फूंके थे? कल्याण और ऑब्जर्वर में संविधान के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ किसने आर्टिकल लिखे थे? तो सब RSS के लोग थे। और मैं अभी कुछ बोलूँ तो FIR हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, पता है ना आपको। लेकिन संसद मार्ग पर संविधान जला दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। साधुओं के संसद में आजकल तो धर्म संसद होने लगा है, लेकिन धर्मशास्त्रों में कहीं भी धर्म संसद का उल्लेख नहीं है। तो वहाँ कैसे गांधी को गालियाँ दी जाती है? एक साध्वी गांधी को गोली मार रही है। अंबेडकर गांधी में तो बहुत मतभेद थे, बहुत लड़ाइयाँ थी, लेकिन कभी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये समझिए, सैद्धांतिक मतभेद थे। गांधी भी सुधार चाहते थे, अंबेडकर भी सुधार चाहते थे, दोनों के तरीके अलग अलग थे। और बाद के दिनों में देखेंगे तो गांधी भी अंबेडकर के सुझाए रास्ते पे ही आगे बढ़े, है ना। 35, 36, 40 के बाद गांधी पे 5 बार बम से हमला हुआ जी। और गांधी को किसने मारा? किसी दलित ने, किसी मुसलमान ने मारा? नहीं मारा ना। जबकि झगड़ा किससे था? गांधी का अंबेडकर से था जी। तो मारा किसने? जो इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। तो जो हिंदू राष्ट्र बनेगा मनुस्मृति के हिसाब से, और मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इनके पूरे लोकसभा चुनाव में इनके नेता कह रहे थे 400 पार क्योंकि संविधान बदलना है जी। तो संविधान तो आधा तो खोखला ही लोग कर ही दिया है पिछले, अब तो तीसरा टर्म है। तो संविधान में इनकी आस्था थी ही नहीं, संवैधानिक प्रावधानों में आस्था थी ही नहीं। तो बाबा साहब ने संविधान सभा में ही कहा था 25 नवंबर 1949 को कि संविधान कोई भी कितना अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नियति गड़बड़ है तो संविधान खराब ही होगा।
और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नियति अगर ठीक है तो संविधान अच्छा होगा। और बार बार कह रहे हैं कि उसी भाषण में कि इसी संविधान से तानाशाह के पैदा होने की संभावना है, इसलिए संविधान का पहला अक्षर क्या है? वी द पीपल। कि ऐसी जब समस्या आए तो लोगों खड़े हो, आवाज़ बुलंद करो। तो इंदिरा गांधी पे जब बात होती है तो इमरजेंसी पे लोग बात करते हैं, और मैं तो कांग्रेस के लोग भी इंदिरा गांधी को डिफेंड नहीं कर पाते, हमारे जैसे लोग डिफेंड कर लेते हैं। इंदिरा गांधी ने कह के इमरजेंसी लगा दी ना, कह के लगाई। और मैं तो समझता हूँ दलितों के लिए वो स्वर्ण काल था इमरजेंसी। नौकरियां मिल रही थी, फ्री का एडमिशन मिल रहा था, वजीफा मिल रहा था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान आ रहा था, कोई मारता नहीं था डर के मारे। तो इमरजेंसी तो दलितों का स्वर्ण काल था। और दलितों ने जो है वो दलितों की अम्मा बन गई थी। आप दलितों के बारे में एक टर्म सुनते होंगे कि इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा हो गई। ये भी कहा जाता था इनकी बेटी होती तो चमार के यहाँ ब्याह करती, है ना, और सरकारी दामाद कहे जाने लगे थे। तो इंदिरा गांधी का देन था ये सब। तो उसने ताल ठोक के इमरजेंसी लगाई और ताल ठोक के 18 महीने में सबको रिहा भी कर दिया, फेयर इलेक्शन में गई, चुनाव हार भी गई, ये भी बात है। लेकिन आज क्या है? ये कोई मजबूत सरकार का निशानी है कि आप डेमोक्रेसी में आप डिसेंट वॉइस जो है, विरोध के स्वर हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। हर बात पे आपकी भावना हाथ हो जाती है, कुछ हो जाता है। CBED का इस्तेमाल करके इलेक्शन के समय नेताओं को जेल भेज रहे हैं। तो वो इमरजेंसी खराब था कि ये इमरजेंसी खराब है? और जितने संस्थाएं ये सरकार बेच रही है या बर्बाद कर रही है, वो तो इनका बनाया हुआ है नहीं, इनका नहीं बनाया हुआ है ना। जो बनाया हुआ है उन्हीं 70 साल का बनाया हुआ है ना। IIT, मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी संस्थाएं। मैं बार बार कई बार कहता हूँ कि पंडित नेहरू, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की हालत ठीक नहीं थी ना, कमज़ोर भारत था, गरीब भारत था। गरीब भारत में भी वो पता लगा बोकारो इंडस्ट्री खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं। कम से कम पैसे में लोगों को शिक्षा दी जा रही थी, नौकरियां मिल रही थी, और पेंशन मिल रहा था, ओल्ड पेंशन। और ये तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो सबसे पहले जो है ना प्राइवेटाइजेशन का मंत्रालय खोल दिए, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और उसके बाद पेंशन छीन लिए, न्यू पेंशन लेकर आए। तो इससे नुकसान खाली एक समाज का थोड़ी हुआ। जो ब्राह्मण सवर्ण थे नौकरी में, उनका भी गया ना, पेंशन उनका भी गया ना। ऐसा थोड़ी कि हमें नहीं मिलेगा और आपको मिलेगा। तो गरीब भारत ने सब कुछ दिया, अमीर भारत सब कुछ छीन रहा है, यही बात है बेसिकली। जी। तो क्या कुछ दलितों के लिए कोई मोदी सरकार की भी देन है? इतिहास किस तरीके से याद दलितों का दमन और विषकाल चल रहा है दलितों का। जो 70 साल में दलित मिडिल क्लास बना था सरकारी एफर्ट से। भाई नेहरू अंबेडकर में मतभेद थे, लेकिन 1956 में जब परिनिर्वाण हुआ बाबा साहब का, तो नेहरू उस समय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलते, सरकारी संस्थान नहीं बुलाते, तो कौन मना कर लेता? प्रचंड बहुमत था। लेकिन उन्हें खोला और उसमें SC/ST का रिजर्वेशन भी लागू हुआ। तभी तो आपको SC/ST जो कोट टाई वाला लोग दिख रहा है, तभी तो हुआ है। इंदिरा गांधी ने अगर बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो नौकरियां सबको मिली, सवर्णों को भी मिली। तो हिंदू राष्ट्र में उनका भी स्वागत है। सब कुछ छीना जा रहा है, खाली हमारा नहीं छीना जा रहा है, सबका छीना जा रहा है। तो नेशनलाइजेशन किया तो सबको मिली। अगर लैंड रिफॉर्म किया तो दलितों को पट्टे मिले। प्रिवी पर्स खत्म किया, रजवाड़ों को पैसा किस बात का चाहिए था? तो इंदिरा गांधी का विरोध कौन कर रहा था? यही साहूकार, राजे रजवाड़े। और इंदिरा गांधी तो एकदम आयरन लेडी थी। किसी देश को पता भी नहीं लगा, पाकिस्तान 2 खंड में बांट के बना दी, तो विदेशी शक्तियां भी उनके खिलाफ लगी हुई थी। तो इस सरकार में तो जो भी दलित मिडिल क्लास बना था, और उससे कास्ट डिसलोकेट हो गया था। जैसे अपार्टमेंट में दलित रहने लगे थे, अच्छे कपड़े पहनने लगे थे, गाड़ी में चलने लगे थे, तो कास्ट डिसलोकेट हो गया ना भाई। दलित अगर मर्सिडीज में चल रहा था, डिसलोकेट हो गया। तो ये मनुस्मृति वाला जो RSS का और बीजेपी का जो संविधान हो, कास्ट को फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहती है। तो इसलिए रैपिड प्राइवेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज खोले गए, भारत में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले गए हैं, बताइए जरा मुझे। कितने फेलोशिप मिले हैं। और सबसे बड़ा, संविधान के खिलाफ जाकर और 10% आपने आरक्षण दे दिया, और उसमें भी पहला जातीय आरक्षण है। ये सिर्फ सवर्णों को मिलेगा। SC/ST को है वो किसी और आधार पे है, OBC का है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, लेकिन जातीय आधार पर ये है। तो आप तो संविधान के रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं।
कितने लोग कश्मीर में जाके वो कश्मीरी लड़की से शादी किए हैं। बड़ा हल्ला मच रहा था ना उस समय कि अब वहाँ से बारात जाएगी, एकदम कश्मीरी लड़की से शादी होगी, वहाँ कोठी बनाएंगे, सेब का बागान में ऐसे लग रहा था कि बाबूजी का सेब का बागान है, बागान बनाएंगे। कितने लोग गए हैं कश्मीर। लेकिन रतन लाल जी, जिस तरीके से धारणा ये बना दी गई है, फिर आरोप लगते हैं कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। लेकिन हम देखते हैं जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा दलितों का वोट बीजेपी को पड़ता है। नहीं, दलित नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है। भाई मेरा अंडरस्टैंडिंग अलग है। जब भारतीय गणराज्य पे हिंदू राष्ट्र का हमला हो जाए तो मैं भारतीय गणराज्य के साथ हूँ, हिंदू राष्ट्र के साथ नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हमारा क्या पोजीशन होगा हम जानते हैं। लेकिन नेता सब जैसे अठावले है या जीतन राम मांझी हैं या चिराग पासवान है, संसद में SC/ST एट्रोसिटीज़ पे, नौकरियों पे, स्कॉलरशिप पे, फेलोशिप पे इनको कभी बोलते सुना है? तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, हम सामुदायिक मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ मैनेज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जात जात की पार्टी बनवा दो, 200-500 वोट सब काटेगा, हमारा बल्ले बल्ले है जी। लेकिन बीजेपी दलित राष्ट्रपति देती है और बीजेपी दलित राष्ट्रपति देख हम नहीं चाहिए हमें राष्ट्रपति। बाबा साहब ने कब कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? बाबा साहब कह रहे थे हमारे कम्युनिटी को गवर्निंग कम्युनिटी बनना है, पत्रकार बनने हैं, वकील बनना है, अर्थशास्त्री बनना है, एक बड़ा मिडिल क्लास बनाना है जो एजेंडा सेट करेगा। तो ये जो है दलित राष्ट्रपति तो पहले KR नारायण नहीं बने थे, बने थे ना। तो ये कोई जो अच्छा बना के क्या कर रहे हैं आप? एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा के मुंह पे टेप लगा दो तो लेके हम क्या करेंगे? हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ चाहिए। अब देख रहे हो मथुरा में क्या हो रहा है, घोड़ी पे जा रहा है, मार दे रहा है, हैं? तो उस पर बीजेपी RSS वाले क्यों नहीं? मोहन भागवत का बयान आया है कभी इस पे? इस पर बयान नहीं आया, लेकिन RSS प्रमुख मोहन भागवत और देश के PM मोदी ये बयान जरूर देते हैं। बीते कई महीनों में हमने सुना है कि हिंदू एकजुट हो जाइए, जातियों में मत बटिए। तो फिर हिंदू इलेक्शन के समय जाति में तो मत बटिए, बटोगे तो कटोगे। तो वो तो सही कह रहा है। ये SC/ST जितना OBC है ना, ये बट रहा है तो कट रहा है ना, बट रहा है तो कट रहा है ना। हिंदू खाली वोट लेने के लिए। तो वहाँ मंदिर बनाए हो अयोध्या में, तो एक पुजारी चीफ बना दो ना दलित को। हिंदू है तो बनाने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हो। तो ये लीला हम लोग समझते हैं। नेता भले चुप रहे, लेकिन मैं तो समाज को एड्रेस कर रहा हूँ। तो समझ लो, पहले फ्री में स्कूल में पढ़े थे, वजीफा मिला था, अब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे पंडित जी लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत लोग हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो नौकरियाँ उनकी भी जा रही है। जाके क्या बोलते हैं, सुलभ इंटरनेशनल में 5 रुपये का पर्चा काट रहे हैं वो भी। सिक्योरिटी गार्ड में कौन लोग हैं, जरा एक बार सर्वे कर लीजिए। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जरा सर्वे कर लीजिए। तो आइए ना, सबका स्वागत है। ये रास्ता सीधे जाएगा, कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, सीधे कॉर्पोरेट के पास जाएगा, बाकी सब लोग वेज अर्नर बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, पहले एडहॉक का व्यवस्था था। एडहॉक का मतलब आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो लेक्चर का जो इनिशियल सैलरी होता है 1 लाख 1.25 लाख जो भी वो मिलता। मोदी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। अब गेस्ट ला दिया कि एक लेक्चर लोगे तो 1500 या कुछ है 1500, 1500 लीजिए, घर जाइए। तो सैलरी से वेज अर्नर बना दिया, सैलरी से मजदूर बना दिया। तो ये अगर इस सवर्ण समाज को भी नहीं समझ में आ रहा है तो दलित लोग तो मजदूर था पिछले 50-60 साल में, थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, वो तो मजदूरी कर लेगा। आप बताओ आप कहाँ रहोगे, आप किस राष्ट्र में रहोगे, कैसे रहोगे? सर्वे करा लीजिए सिक्योरिटी गार्ड से, खाली मैं कह रहा हूँ। कौन लोग हैं आपको पता लग जाएगा। जितना सुलभ इंटरनेशनल चल रहा है, वो जाके जो बाथरूम जाने का 5 रुपया 2 रुपया काट रहा है ना, जरा उनका कास्ट सर्वे करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र में आपको भी वही करना है। प्रोफेसर साहब, एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी अपनी पीठ को थपथपाती है, क्या के श्रेय भी लेती है कि अमृत काल में हमने सबके साथ सबके विकास वाले मंथन कितना को इंडस्ट्री आगे खोले, लेके गए। कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितना इंडस्ट्री खोले, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कितने रोजगार दिए बताएंगे कि नहीं बताएंगे? पकौड़ा तलना रोजगार है तो पहले लोग पकौड़े नहीं तल रहे थे। डुबकी का आंकड़ा बताया जा रहा है। हाँ, तो डुबकी का आंकड़ा बताएगा, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं होगा, इसका सर्वे नहीं होगा। तो ये सब फ्रॉड है, झूठ है। न यूनिवर्सिटी खुला है, न कॉलेज खुला है। एक अभी सावरकर कॉलेज का सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 साल होने वाला है, एक खुलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी कौन चला रहा था? भारत सरकार ही चला रहा था ना। गरीब भारत में हम लोग थोड़ा पैसा देके पढ़े थे। अमीर भारत में यहाँ आम बच्चा पढ़ सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 20-25 हज़ार रुपये पर महीने का खर्चा है, पढ़ सकता है। हॉस्टल कितना महंगा है पता है?
तो ये सब झूठ है ना। कितने सरकारी कंपनियां खुली हैं, पहले ये बताइए कि जितने हैं उसी को बेचा जा रहा है। रेलवे आधा तो प्राइवेटाइज हो चुका है। जितने सब बिके हैं आप पता कर लीजिए। कितने लाखों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स को, अडानी के कॉर्पोरेट्स को, तमाम ऐसे लोगों को माफ़ किए गए। किसानों को नहीं होगा। दलितों के लिए कितने वजीफा बढ़ाएं, कितने स्कूल खोले हैं। नवोदय स्कूल था, सेंट्रल स्कूल था, वही बर्बाद हो रहा है। सुनते हैं वहाँ पहले फ्री में सब पढ़ता था, सब जाति के लोग। अब वहाँ भी फीस लग रहा है। हाँ, हम देखते हैं सर, दलितों पर अत्याचार की बातें तो सब करते, तमाम नेता तमाम पार्टियां करती हैं। अमृतकाल का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन एक बच्चा मटके से पानी नहीं पी सकता। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सामाजिक ये भेदभाव है या फिर पॉलिटिकल पार्टी? भोजपुरी समझती हैं। सैया भय कुतवाल तो डर का है का। तो जो लोग ये एट्रोसिटीज कर रहे हैं उन्हीं के लोग सत्ता में है ना। पता है कि कुछ नहीं होना है, पता है कुछ नहीं होना है। हिंदू राष्ट्र यही है, यही हिंदू राष्ट्र है असली। तो जब मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जब भारतीय इंडियन रिपब्लिक पर हिंदू राष्ट्र का हमला है तो मैं इंडियन रिपब्लिक के साथ हूँ और इनसे लड़ूंगा। वैचारिक लड़ाई होगी हमारी। लेकिन फिर मुकदमे होंगे आप पर। तो होंगे। आप लोग हैं ना, आप लोग दिखाइएगा। मुकदमे चल ही रहे हैं ना मेरे ऊपर मुकदमे। मेरा व्यक्तिगत कितना, मेरा 7 साल से प्रमोशन रुका हुआ है। विदेश जाने पे एक तरह से पाबंदी है, सब कुछ है। तो इसे डरता कौन? इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करना है? मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ। बिगड़े हुए चेले। उस समय तो कम से कम अंग्रेज था, उनको प्रोटेक्ट कर लेता था। अभी तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए बिगड़ा चला कह रहा हूँ कि इस समय ज़्यादा दुगुना एनर्जी से हमको लड़ना पड़ रहा है। हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है। तो ये तो अम्बेडकर पढ़ के, तमाम इतिहास पढ़ के ये ऊर्जा और ताकत तो वहीं से आती है ना, वहीं से आती है। और हर युग में एक बार बताओ, जब मुगल काल था तो कबीर और रैदास नानक हुए कि नहीं हुए? सत्ता को सवाल उठाया कि नहीं उठाया? उठाया ना। तो ऐसा थोड़ी है कि सब लोग डर जाएगा, सब लोग पीछे हट जाएगा। एक ही लाइफ है ना। खान का कुछ नहीं होना है। वो तो खाली बेचारा ये सोच रहा है कि हमारे फ्रिज में मांस मत ढूंढो। उनका तो चलो बिजनेस है, कुछ काम कर लेगा, ऑलरेडी है। मुसलमान निशाने पर नहीं है, निशाने पे दलित पिछड़ा है। वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति मुसलमानों के बारे में तो नहीं लिखा गया है ना, ईसाइयों के बारे में नहीं लिखा गया है। उनके बारे में लिखा गया जो हिंदू हैं, पिछड़े दलित। तो असली निशाने पे ये लोग हैं। आपने एक सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा सुनी होगी सर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लाशें उन्हें दिखाई दे रही हैं जो कि गिद्ध हैं, और गंदगी उन्हें दिखाई दे रही है जो सूअर है। एक सूबे के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा, प्रोफेसर उस पर क्या टिप्पणी करना? कुछ नहीं, वो तो इलाहाबाद में जो था हम लोग देख लिए, और कोरोना में जो हुआ था वो भी देख लिए, और ये बाबा बागेश्वर वाला जो बोला था सबको मोक्ष मिल गया वो भी सुन लिए। तो हिंदू राष्ट्र में तो ये होगा ना। तो क्या कि हम क्या कहते हैं कि हम आप कत्ल भी करते हो तो हंगामा नहीं होता, और मैं आह भी भरता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम। सामने नहीं दिख रहा वहाँ क्या स्टैम्पीड में कितने लोग मारे गए? आंकड़ा दिए, डुबकी लगाने का आंकड़ा दे रहे हो। चलिए, थैंक यू। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ सर, क्योंकि आप बड़े तेवर में दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार का तीसरा टर्म चल रहा है, बड़े बड़े फैसले लेने के दावे और वादे हैं, लेकिन इसमें कुछ दलितों के लिए भला होगा, कुछ उनके लिए काम होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जो है वो भी छीन लिया जाएगा। कोई उम्मीद नहीं ना। मैं इतिहास का टीचर हूँ ना, इतिहास का छात्र हूँ, तो इनके पूरे दर्शन को मैं समझता हूँ। मैंने कहा ना कि कास्ट जो डिसलोकेट हुआ है 70 साल में, उसको ऑर्डर में लाने का इनका प्रयास है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी हमारे साथ थे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे दलितों की स्थिति को लेकर। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के कई दावे वादे हैं, तीसरे टर्म को लेकर भी कई तरीके के बड़े बड़े घोषणाएं पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन क्या दलितों की, मुसलमानों की स्थिति में कुछ बदलाव होगा या इसी तरीके से टारगेट कर उनको प्रताड़ित किया जाएगा? इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।